फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटीपी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। इसके बारे में बताऊंगी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये बुद्धि से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अलग अलग तरीके से बनते हैं। अगर आप मैथ और साइंस की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने करा रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वो है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। ठीक, तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक हमारी एक मानसिक क्या है, एबिलिटी है, यानी कि जो हमारी मेंटल एबिलिटी है, एक मानसिक योग्यता है जिससे हम क्या करते हैं, अपना थिंकिंग करते हैं, यानी कि चिंतन करते हैं। और दूसरा जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे क्या करते हैं, हम समायोजन करते हैं, यानी कि उससे जो इन्वायरमेंट में ढलने का प्रयास करते हैं वो किससे करते हैं, अपनी बुद्धि से करते हैं। एक सोचने की क्षमता भी किससे किससे क्या दर्शाती है, हमारी बुद्धि को दर्शाती है। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार है, जो हमारी सोचने की शक्ति है, वो क्या करती है, हमारी बुद्धि को दर्शाती है। और बुद्धि हमें एक जो उद्देश्य होता है वहां तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक, तो बुद्धि के बारे में बता दिया। अब बुद्धि के प्रकार के बारे में बताऊं कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। अगर थॉर्नडाइक के अनुसार कहें तो थॉर्नडाइक के अनुसार पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार होते हैं। तो बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार की होती है। पहले होती है सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। दूसरी होती है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। थर्ड होती है मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। यानी कि 3 बुद्धि के बारे में किसके द्वारा बताया गया है, थॉर्नडाइक के अनुसार बताया गया है। ठीक, थॉर्नडाइक के अनुसार अगर बोले तो सामाजिक बुद्धि क्या है, ऐसी मानसिक क्षमता होती है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से ठीक ढंग से समझता है और व्यवहार कुशलता भी दिखाता है, और उसका जो सामाजिक संबंध होता है वो भी अच्छा होता है। यानी कि जो अगर सोशल इंटेलिजेंस की बात करें तो सोशल इंटेलिजेंस में व्यक्ति क्या करता है, वो उसका जो सामाजिक संबंध है वो क्या होता है, अच्छा होता है और व्यवहार कुशलता दर्शाता है, और दूसरे व्यक्तियों से वो ठीक ढंग से समझता भी है और अपना जो परफॉर्मेंस है वो भी वहाँ पे दिखाता है और अपनी इंटेलिजेंस वहाँ पे दिखाता है। तो सामाजिक बुद्धि हो गया। अमूर्त बुद्धि हो गया यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस से क्या हुआ कि अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक, अन्य अमूर्त चीजों के सहारे अच्छे ढंग से चिंतन कर लेता है। इस प्रकार की क्षमता दार्शनिक, कलाकारों और कहानीकारों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है अमूर्त बुद्धि, क्योंकि अमूर्त बुद्धि में क्वेश्चन बनते हैं। अमूर्त बुद्धि का मतलब क्या है कि वो अमूर्त चीजों के बारे में सोचता है, यानी कि जो चीज उसे दिखाई नहीं दे रही है तो वो उसके बारे में भी क्या कर रहा है, सोच रहा है। यानी कि वो किसके द्वारा सोच रहा है, प्रतीक या कोई उसको सिंपल दिखाई दे तो सैंपल के माध्यम से वो सोचता है वो ऐसा होगा। तो उस प्रकार की जो बुद्धि पाई जाती है वो अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अगर वर्ड की बात करें यानी कि उसको एक शब्द दिया गया है और उस शब्द के सहारे वो उस चीज के बारे में क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, अपने दिमाग में सोच रहा है, अपने दिमाग में चिंतन कर रहा है, तो ऐसी बुद्धि को क्या कहेंगे, अमूर्त बुद्धि कहेंगे। यानी कि वो चीज वहाँ पे वास्तविक रूप से उपस्थित नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, उस चीज के बारे में सोच रहा है। तो ऐसी बुद्धि को क्या कहा जाता है, अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन उठता है कि जो अमूर्त बुद्धि है वो किन में पाई जाती है, तो अमूर्त बुद्धि पाई जाती है दार्शनिक, कलाकारों और कहानीकारों में। क्यों क्यों पाई जाती है? क्योंकि कहानीकार कैसा होता है, उसको वो सिर्फ क्या करता है, एक कहानी रचता है। यानी कि एक कहानी जो उसने कहानी देखी भी नहीं होती है, सुनी भी नहीं होती है, वो अपने तरीके से अपने ढंग से वो कहानी को रचता है, एक पात्र बना देता है। जो पात्र वहाँ पे वास्तविक रूप से उपस्थित भी नहीं है, उस पात्र को सोचता है, उस पात्र के चारों ओर जो भी उसको दर्शाना होता है, जो भी उसकी थिंकिंग होती है, जिसके बारे में, जिस टॉपिक पर उसे बनाना होता है, तो उसके बारे में उस हिसाब से वो क्या करता है, सोचता है। अगर पूछा जाता है कि इस प्रकार की इंटेलिजेंस किसमें पाई जाती है, तो इनमें पाई जाती है, आप ये बता सकते हैं। ठीक,
अगर कलाकार की बात करें तो कलाकार कैसा होता है, वो क्या करता है, जैसे हाँ, उन्हें क्या पता था कि जो कटोरा होता है वो इसी आकार का होता है। अगर वो अब क्या कर रहा है, वो कटोरे को कुछ इस प्रकार का बना रहा है, तो उसकी सोचने की क्षमता अलग अलग है। वो जो चीज़ वहाँ पे उपस्थित भी नहीं है उसको बना रहा है। वो मूर्ति बनाता है तो मूर्ति भी क्या करता है, इमेजिनरी ढंग से, यानी कि काल वो क्या करता है, सोचता है, इमेजिन करता है, तब वो क्या बनाता है, मूर्तियों को बनाता है। अगर कलाकारों की बात करें, दार्शनिकों की बात करें, कहानीकारों की बात करें, तो इसमें क्या पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब बात करते हैं अगली बुद्धि की, जो है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो ऐसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त ठोस वस्तुओं के बारे में सोचता है, समझता है, उनके बारे में सोचता है तथा अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर उनमें उसको उपयोगी भी बना देता है। यानी कि जो मूर्त इंटेलिजेंस है, वो वास्तविक चीज़ों के बारे में, जो उसके सामने है, जो उसके सामने घटित हो रहा है, उसके बारे में क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, उसके बारे में वो समझता भी है, उसके महत्व को भी जानता है, और उस महत्व के अनुसार अगर उसको कुछ वहाँ पे अलग करना हो, उसको कुछ अलग बनाना हो, तो वहाँ पे वो अलग तरीके से उसको बना भी लेता है, यानी कि उपयोगी बनाने का सोचता है। यानी कि उसके सामने उपस्थित है वो चीज़, तो उपयोगी है, तो वो क्या कर रहा है, उसको और उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी जो बुद्धि है उसे क्या कहेंगे, मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहेंगे। ठीक। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से उसको क्या चाहिए कि पानी की बोतल जो है, यहाँ से उसको अधिक पानी चाहिए। जो उसका जो पानी का जो आने का जो सोर्स है वो कितना है, छोटा सा इसका मुंह है, यानी कि छोटा छोटा इसका मुंह है। अगर वो क्या करता है, इसको अधिक पानी और चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको वो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से, यानी कि यहाँ से क्या करेगा, बड़ा छेद कर लेगा। अगर बड़ा छेद करेगा तो उसको ज़्यादा पानी मिल जाएगा। यानी कि उसके वो जो उसके सामने उपस्थित है और उसी तरीके से वो सोच भी रहा है, और उसको वो सोच रहा है कि यहाँ से अधिक पानी कैसे निकाला जाए, वो उस बारे में चिंतन कर रहा है। तो ऐसी जो बुद्धि है उसी के कहेंगे मूर्त बुद्धि कहेंगे, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहेंगे। ठीक। आगे बात करते हैं बुद्धि लब्धि की, यानी बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि के बारे में क्वेश्चन बनते हैं कि बुद्धि लब्धि किसने दिया था, और बुद्धि लब्धि क्या होती है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो बुद्धि बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला जो प्रयोग है, वो बुद्धि जो परीक्षण है, वो बिने और साइमन के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि बुद्धि जो परीक्षण है, यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट प्रथम बार किसने किया था, तो वो क्या था, बिने और साइमन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1905 में। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो बुद्धि उन्होंने जो परीक्षण किया उसे बुद्धि लब्धि नाम नहीं दिया गया था उस टाइम पे। उन्होंने क्या बताया, उसे मानसिक आयु के रूप में मानकर अभिव्यक्त किया था। यानी कि जो उन्होंने वहाँ पे परीक्षण किया, वहाँ पे उन्होंने क्या नाम दिया, वहाँ पे बुद्धि लब्धि नाम न देकर मानसिक आयु उन्होंने वहाँ पे नाम दिया। ठीक। तो अगर पूछा जाता है कि बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया, तो बुद्धि परीक्षण बिने और साइमन के द्वारा किया गया। ठीक। अब 1916 में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किसने किया, टर्मन द्वारा किया गया। टर्मन द्वारा किया गया, कब किया गया, 1916 में। जो बिने और साइमन ने जो टेस्ट किया था, इंटेलिजेंस टेस्ट किया था, उसमें क्या किया, उन्होंने संशोधन किया। तो संशोधन करने के बाद उसने क्या कहा, जो वहाँ पे वो लेकर आया, जो बिने और साइमन ने मानसिक आयु से कहा था, उसने अब क्या कह दिया, वहाँ पे बुद्धि लब्धि कह दिया। अगर पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले टर्मन के द्वारा किया गया था। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन उठता है कि बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था, तो बुद्धि परीक्षण बिने और साइमन द्वारा किया गया था। अगर बुद्धि लब्धि की बात आती है तो टर्मन द्वारा किया गया था। ठीक। अब यहाँ पे एक क्या बनता है, एक यहाँ पे फॉर्मूला आता है कि बुद्धि लब्धि को कैसे मापा जाता है, यानी कि आईक्यू, जो हमारा आईक्यू होता है वो कैसे मापा जाता है। तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मानसिक आयु बुद्धि लब्धि इक्वल टू क्या होता है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100।
यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, तो मानसिक आयु होता है और बट्टे यानी कि उसको डिवाइड किया जाता है वास्तविक आयु, जो उसकी वास्तविक आयु है, जो उसकी रियल आयु है, जो रियल एज है उससे, और इंटू क्या किया जाता है, 100 किया जाता है, तो क्या निकल आता है, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू हमारी निकल आती है। ठीक, अगर बात करें आईक्यू की, यानी कि ये क्वेश्चन बनते हैं कि जो आईक्यू है, जो बुद्धि लब्धि है, वो सामान्य कब पाई जाती है। अगर उसकी जो बुद्धि लब्धि है यानी कि जो आईक्यू है उसका 90 से 109 के बीच पाया जाता है, तो उसकी जो बुद्धि है वो क्या पाई जाती है, नॉर्मल यानी कि सामान्य पाई जाती है। इनके बारे में क्वेश्चन बनता है, ये टेबल आप जरूर से देख लें। अगर बात करें कि 140 से अधिक जिसके उसमें बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू पाया जाएगा, उसे उसे क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली व्यक्ति कहेंगे, यानी कि जीनियस की श्रेणी में वो जो बच्चा है वो आ जाएगा। अगर 140 से अधिक है तब वो उसे प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस कहा जाएगा। अगर बात करें 120 से 139 तक की, तो वो उसे क्या कहा जाता है, अति श्रेष्ठ यानी कि वेरी सुपीरियर उसे कहा जाता है। अगर बात करें 110 से 119 के बीच, तो उसे श्रेष्ठ कहा जाता है, यानी कि उसे सुपीरियर की श्रेणी में रखा जाता है। अगर नॉर्मल की बात करें, यानी कि उसकी जो बुद्धि है ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, यानी कि सामान्य है, तो 90 से 109 के बीच में वो बच्चा आता है। अगर 88 से 89 के बीच में बात करें तो मंद बुद्धि कहा जाता है। अगर 70 से 79 के बीच बात करें तो सीमांत मंद बुद्धि उसे कहा जाता है। अगर 60 से 69 के बीच बात करें तो मूल बुद्धि कहा जाता है। अगर 20 से 59 तक के बीच में आता है तो उसे हीन बुद्धि कहा जाता है। अगर 20 से अगर कम हो गया किसी की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू कम हो गया, तो उसे जड़ बुद्धि यानी कि इडियट कहा जाता है। तो इतना आप ये जो टेबल है इसको जरूर से नोट डाउन कर ले। सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ये वाला सामान्य बुद्धि, एक बनता है प्रतिभाशाली, और एक बनता है लास्ट का कौन सा, जड़ बुद्धि और हीन बुद्धि तक का क्वेश्चन बनता है। आप इसे जरूर एक बार देख लें। ठीक, मैंने आपको आईक्यू के बारे में भी पूरा कुछ बता दिया, किसने दिया था, कब दिया था, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की, यानी कि जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी वो किनके द्वारा दिया गया था। और ठीक, तो सबसे पहले जो बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था एक कारक का सिद्धांत, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी से कहा जाता है। एक कारक के सिद्धांत तो वो इंग्लिश में यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो बिने के द्वारा ही किया गया था। तो इस सिद्धांत का समर्थन उसके आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो टर्मन को जाता है, टर्मन को जाता है। ठीक, तो बुद्धि को यहाँ पे एक कारक के रूप में माना गया है। ठीक, इन वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है, व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। जो यूनिफैक्टर थ्योरी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, बिने के द्वारा दी गई थी। ठीक, उन्होंने क्या माना कि बुद्धि एक कारक होती है, यानी यूनिफैक्टर होती है। अगर द्विकारक की बात करें, यानी कि टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो टू फैक्टर थ्योरी दी गई थी स्पेयरमैन के द्वारा। स्पेयरमैन के द्वारा टू फैक्टर थ्योरी दी गई थी। ये पूछा जाता है द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था बुद्धि का, तो स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार बुद्धि दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो व्यक्ति है उसमें सामान्य मानसिक योग्यता पाई जाती है, दूसरी क्या पाई जाती है, विशिष्ट मानसिक योग्यता पाई जाती है। ठीक, यानी कि जो सामान्य मानसिक योग्यता है यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि जी फैक्टर दिया इन्होंने। दूसरा क्या दिया, विशिष्ट मानसिक योग्यता, एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी दिया इन्होंने, यानी कि जी और एस किसके द्वारा दिया गया, टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया स्पेयरमैन के द्वारा। यानी कि बुद्धि उन्होंने बताया कि जो मानसिक योग्यता है वो दो होती है व्यक्ति में, एक होती है सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरी होती है विशिष्ट मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरी होती है स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी यानी कि जी फैक्टर, एस फैक्टर भी कहा जाता है, यानी कि जीएस फैक्टर से थ्योरी भी कहा जाता है।
तो सामान्य मानसिक योग्यता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है, जबकि विशिष्ट मानसिक योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों से ही संबंधित होती है। यानी कि जो सामान्य मानसिक योग्यता होगी वो सब में पाई जाती है और वो सब कार्यों में वो सब कार्यों को प्रभावित करती है, यानी कि सब कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि जो विशिष्ट मानसिक योग्यता है वो क्या करती है, कुछ विशिष्ट कार्यों को ही, कुछ स्पेशल कार्य को ही करने में संबंधित होती है उससे। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक योग्यता की स्थिति कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती है। एक व्यक्ति में एक भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, यानी कि जो मानसिक योग्यता है वो एक से अधिक भी हो सकती है। और अगर स्पेसिफिक जो विशिष्ट मानसिक योग्यता की बात करें तो जो विशिष्ट मानसिक योग्यता है वो क्या कर सकती है, व्यक्ति में एक पाई जाएगी या एक से अधिक भी पाई जाती है विशिष्ट मानसिक योग्यता व्यक्ति में। ठीक, अब बात करें नमूना सिद्धांत यानी कि सैम्पलिंग थ्योरी जो दिया था वो किसके द्वारा दिया गया, थॉमसन के द्वारा दिया गया था। इसमें ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है, तो इतना अगर आता है कि जो सैंपल थ्योरी है, जो नमूना सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया था, तो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, तो जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो दिया गया था थर्स्टन के द्वारा। तो याद रखें, जरूर याद रखें कि तो जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है यानी कि समूह कार्य सिद्धांत है वो थर्स्टन के द्वारा दिया गया। इन्होंने 7 मानसिक योग्यताओं का पता लगाया, यानी कि इन्होंने 7 जो मानसिक योग्यताएं हैं उन्हें बताया। यानी कि जो सबसे पहले कौन सा बताया उन्होंने, वाचिक भाषिक यानी कि वर्बल एबिलिटी बताया। दूसरा क्या बताया उन्होंने, संख्यात्मक योग्यता यानी कि नंबर एबिलिटी बताया। तीसरा बताया स्पेटियल एबिलिटी। चौथा बताया परसेप्चुअल एबिलिटी। छठा बताया मेमोरी एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और वर्ड एबिलिटी किसके द्वारा बताया गया था, ये बताया गया थर्स्टन के द्वारा। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, समूह कारक सिद्धांत दिया था। तो ये पूछा जाता है कि समूह जो कारक है सिद्धांत है यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो थर्स्टन के द्वारा दी गई थी। कौन कौन सी दी गई थी, तो आप इसे एक बार जरूर से देख लें। इनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा जाता तो मैं इनके बारे में जरूर आपको बताती। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था और कौन कौन से इन्होंने मानसिक योग्यताओं के बारे में बात की थी, इनके बारे में आप एक बार जरूर देख लें। अगले बात करते हैं गिलफोर्ड का सिद्धांत यानी कि गिलफोर्ड ने अपना एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो मानसिक योग्यताओं को 5 मुख्य समूह बताया, यानी कि जो मानसिक योग्यताएं हैं उनमें 5 इन्होंने मुख्य जो समूह बताए वो कौन कौन से बताए। इन्होंने बताया संज्ञान यानी कि कॉग्निशन बताया पहला। दूसरा बताया अभिसारी चिंतन। तीसरा बताया अपसारी चिंतन। चौथा बताया मेमोरी। पांचवा बताया मूल्यांकन यानी कि एवोल्यूशन बताया। यानी कि गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति में है 5 मुख्य जो है मानसिक योग्यताएं होती है, पाई जाती हैं। तो उन्होंने क्या बताया, कॉग्निशन बताया। दूसरा बताया अभिसारी चिंतन। तीसरा बताया अपसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और स्मृति यानी कि मेमोरी, मूल्यांकन यानी कि एवोल्यूशन उन्होंने बताया। सिर्फ आप इतना ही याद रखें, ज़्यादा कुछ आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की। तो गार्डनर ने क्या दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। समूह कारक का सिद्धांत अलग है और बहुबुद्धि का सिद्धांत अलग है। यानी कि अगर आपको बहुबुद्धि बोलता है यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था गार्डनर के द्वारा। ठीक, इस सिद्धांत में गार्डनर ने सिद्धांत स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। इन्होंने बुद्धि के कुल 9 प्रकार बताए, यानी कि जो गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी, उन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि का स्वरूप क्या है, एक कारकी ना होकर बहुकारकी होता है। और 9 इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए। और कौन कौन से प्रकार बताए उसके बारे में जानते हैं। तो भाषाई बुद्धि बताया इन्होंने, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में बताया। दूसरा बताया इन्होंने तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बताया। थर्ड कौन से बताया इन्हें, स्थानिक बुद्धि बताया। फोर्थ बताया संगीतिक बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस बताया। आगे इन्होंने कौन सी बुद्धि की बात की, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि यानी कि पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस बताया। आगे इन्होंने कौन सी बुद्धि बताया, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस यानी कि व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। आगे बताया प्रकृतिवादी बुद्धि यानी कि
ठीक। और आगे बताया अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि इन बुद्धियों के बारे में इन्होंने बात की थी, 9 बुद्धि बताया। अगर पूछा जाता है गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी था वो किनके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था गार्डनर के द्वारा। इन्होंने कुल 9 प्रकार की बुद्धि बताई जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक। तो इतना कुछ बुद्धि के बारे में पूछा जाता है, इन्हें एक बार आप ज़रूर देख लें। अगर आप साइंस और मैथ्स की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर मैथ के पेपर देखना चाहते हैं वो भी मैंने सॉल्व करा रखे हैं, वो भी देख सकते हैं। अगर साइंस की जो थ्योरी है चाहे वन लाइनर फॉर्म में हो, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, सारा कुछ मैंने बता रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। आप सीडीपी जो है मैंने शुरू की है, जो पहला जो पार्ट था उसमें मैंने जो साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताया, यानी कि जो उन्होंने कौन सी विधि के कौन से जनक है यानी किसके द्वारा दी गई थी, ऐसा कुछ मैं सारा कुछ बता रखा है। विकास के बारे में बता रखा है, तो आप उसे भी एक बार जरूर देख लें। इनसे आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है कि बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बुद्धि का परीक्षण किनके द्वारा किया गया था, इसके बारे में पूछा जाता है। और बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो एक बार आप इसे जरूर से जरूर देख लें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।